तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एकोमोडेशन के बारे में। तो व्हाट इज़ एकोमोडेशन और हाउ डज इट अफेक्ट द विज़न। तो एकोमोडेशन है क्या बेसिकली कि ability to see nearby objects by focusing the diverging rays। आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देख पाना, वस्तुओं को देख पाना बाय फोकसिंग द डाइवर्जिंग रेज। डाइवर्जिंग रेज जो हैं उनको फोकस करके, डाइवर्जिंग रेज ऐसे जो आ रहे हैं उनको फोकस करके फ्रॉम नियरबाई ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट होगा, फ्रॉम नियरबाई ऑब्जेक्ट टू द रेटिना तक आता है ये, ड्यू टू रिएक्टिव चेंज इन पावर ऑफ लेंस। किस वजह से? लेंस में के पावर ऑफ लेंस चेंज होने की वजह से। किस वजह से? और वो किस वजह से चेंज होगा? बाय अल्टरिंग इट्स शेप उसका बदलेगा तो पावर ऑफ लेंस चेंज होगा। तो क्या है बेसिकली डेफिनेशन एकोमोडेशन का? एबिलिटी टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स बाई फोकसिंग द डाइवर्जिंग रेज कमिंग फ्रॉम नियर बाई ऑब्जेक्ट टू द रेटिना ड्यू टू रिएक्टिव चेंज इन पावर ऑफ लेंस बाय अल्टरिंग इट्स शेप ऑफ इट्स एंटीरियर सरफेस। तो रिफ्रैक्टरी ऑफ लेंस को बढ़ जाता है बाय कर्वेचर बढ़ा के। एंटीरियर सरफेस का जो है कर्वेचर बढ़ेगा और एट रेस्ट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस इज 10 मिलीमीटर। जब हम लोग कुछ नहीं अकोमोडेट कर रहे होते हैं दूर के एरिया में, जब नॉर्मल में होते हैं रेस्ट के कंडीशन में, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 मिलीमीटर का होता है और पोस्टीरियर सरफेस का 6 मिलीमीटर का होता है। इन अकोमोडेशन द कर्वेचर ऑफ पोस्टीरियर सरफेस रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम। पोस्टीरियर सरफेस में अकोमोडेशन हमेशा सेम होता है, पर एंटीरियर सरफेस का चेंज होता है। So that in strong accommodation its radius of curvature becomes 6 मिलीमीटर। इसलिए स्ट्रॉन्ग एकोमोडेशन में उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 6 मिलीमीटर का हो जाता है। तो चेंजेस क्या क्या होते हैं अकोमोडेशन के समय? तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। प्यूपिल यहाँ पर कहीं हो सकता है तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। तो प्यूपिलरी मार्जिन ऑफ आइरिस एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस मूव फॉरवर्ड। पिपलरी मार्जिन जो है आइरिस का, ये पार्ट अगर है यहाँ पे आइरिस, तो वो थोड़ा आगे जाएगा और एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस जो है, ये आप जो कि देख सकते हैं, एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस ये आगे की तरफ बढ़ेगा। एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस बिकम्स मोर कॉन्वेक्स, पहले से ज़्यादा कॉन्वेक्स हो जाएगा। अगर पहले ऐसे था तो ऐसे हो जाएगा। देन पोस्टीरियर सरफेस के मुकाबले, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस वो चेंज हो जाएगा। अगर एंटीरियर कर्वेचर में, अगर रेस्ट में हम लोग देखें तो 10 मिलीमीटर होता है और पोस्टीरियर कर्वेचर 6 मिलीमीटर का होता है। अकोमोडेशन के समय एंटीरियर कर्वेचर 6 मिलीमीटर का हो जाता है और पोस्टीरियर सरफेस उतना ही रहता है, 6 मिलीमीटर। अब हम लोग देखेंगे कि मैकेनिज्म क्या है अकोमोडेशन के पीछे। तो एक वोन हेल्महोल्ट्ज कैप्सुलर थ्योरी होती है, वो लगती है इसमें। तो जब आई रेस्ट में होता है, अनएकोमोडेटेड, नॉर्मल हम लोग देख रहे हैं, तो सिलियरी रिंग लार्ज और कीप्स जोन्यूल्स। जब रेस्ट में होता है अनएकोमोडेटेड, मतलब कहीं और नहीं देख होता है, रेस्ट में होता है, अकोमोडेटेड नहीं होता, तो सिलियरी रिंग जो है लार्ज और कीप्स जोन्यूल टेंस। सिलियरी रिंग जो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो बड़ा रहेगा
मतलब ये ऐसे ऐसे आ जाएगी सिलियरी रिंग, बड़ी हो जाएगी और जोन्यूल्स को टेंस कर देगी, जोन्यूल्स को टाइट कर देगी। ये सारे जोन्यूल्स हैं। जब ये बड़ा होगा तो ये ऑफ कोर्स खींचेगा ही ना, तो ये, और जब खींचेगा तो ये टेंशन में आ जाएगा। तो यही कहना चाह रहा है, बिकॉज ऑफ जोनुलर टेंशन लेंस इज केप्ट कंप्रेस्ड बाय कैप्सूल। तो जोनुलर टेंशन की वजह से लेंस जो होता है कंप्रेस होता है। जब ये खींचेगा तो यहाँ पे जो लेंस है, ये आप देख सकते हैं लेंस, तो ये भी खींचेगा तो ये भी अंडर टेंशन आ जाएगा, और ये जब खींचेगा तो ये कंप्रेस हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। तो फ्लैट बाय कैप्सूल यही कहना चाह रहा है। तो फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सीलियरी मसल कॉजेज सीलियरी रिंग टू शॉर्टन। और जब सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, सीलियरी मसल जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट जब भी कोई चीज होता है तो वो छोटा होता है, छोटा होगा वो। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा कोई भी चीज तो वो सीलियरी मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो छोटा होगा। तो सीलियरी रिंग फिर शॉर्टन होगा, फिर सीलियरी रिंग शॉर्टन होगा। तो उस केस में उस केस में सीलियरी रिंग बड़ा हो रहा था तो लेंस कैप्सूल कंप्रेस हो रहा था, फ्लैट हो रहा था। अब सीलियरी रिंग कॉन्ट्रैक्ट किया तो तो सीलियरी रिंग छोटा होगा, सीलियरी रिंग ये वाला ये छोटा होगा, मतलब कम होगा। तो फिर 10 रिलीजेस टेंशन ऑन द लेंस कैप्सूल। फिर लेंस कैप्सूल से टेंशन हटेगा, तो लेंस कैप्सूल से जब टेंशन हटेगा तो लेंस कैप्सूल भी फिर छोटा होगा और ये मोटा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। पहले केस में, पहला और दूसरा केस में लेंस कैप्सूल चपटा हो रहा था। इस केस में लेंस कैप्सूल अब इससे टेंशन रिलीव हुआ तो ये मोटा हो गया। दिस अलाउज अ लेंस कैप्सूल टू एक्ट अनरिस्ट्रेन्ड टू डिफॉर्म लेंस सब्सटेंस। द लेंस देन अल्टर इट्स शेप टू बिकम मोर कॉन्वेक्स और कोनॉइडल। फिर लेंस जो है अल्टर अपना शेप कर लेता टू बिकम मोर कॉन्वेक्स और कोनॉइडल, या फिर कोनॉइडल ऐसे हो गया। तो यही कहना चाह रहा है ये। तो इस तरह वॉन हेल्महोल्ट्ज कैप्सुलर थ्योरी यही है बेसिकली। तो अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेंज एंड एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन। तो रेंज क्या है? डिस्टेंस बिटवीन फार एंड नियर पॉइंट। और एम्पलीट्यूड क्या है? डिफरेंस इन द डायप्टेरिक पावर नीडेड टू फोकस नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। ये बेसिकली नियर पॉइंट और फार पॉइंट की बात हो रही है। तो फार पॉइंट और नियर पॉइंट जो है, फार दूर तक कितना हम लोग देख सकते हैं, उसका वो है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। नियर पॉइंट जैसे सबसे पास कितना दूर देख सकते हैं, नियर पॉइंट 30 सेंटीमीटर, तो उसका डिस्टेंस, उन दोनों का डिस्टेंस अगर देखा जाए, डिस्टेंस उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो फार पॉइंट जो है और नियर पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं रेंज ऑफ एकोमोडेशन। यही है रेंज ऑफ एकोमोडेशन। और फिर एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन देखा जाए तो डिफरेंस इन द डायप्टेरिक पावर नीडेड टू फोकस नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट और फार पॉइंट को, नियर पॉइंट और फार पॉइंट को फोकस कर पाने का डायप्टेरिक पावर, उसको कहते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन।